गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, गुड इवनिंग साथियों। चैप्टर नंबर 20 है बीएफए मॉड्यूल सी, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स। इसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके, सो फटाफट ज्वाइन करिए। मैं ठीक हूं वैभव सर, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को। तो जब तक आप ज्वाइन करते हैं तब तक पहला क्वेश्चन देख ही लिया जाए। ओके, Which type of foreign exchange forward contract is traded in over-the-counter market at offshore financial center, settled in international currency without physical delivery, and used to hedge exposure or take position in non-convertible currencies? तो ये क्या कहलाता है? ऋषि सर देखना पड़ेगा मुझे। तो ये फ्रेंड्स नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो सेटलमेंट होता है विदाउट फिजिकल डिलीवरी होता है। नॉन डिलीवरेबल से डिलीवरी नहीं करनी पड़ती फिजिकली। ओके, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। A combination of spot and forward transaction is called। स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया एग्जैक्टली इसी भाषा में। कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स जो है कहलाता है स्वैप। क्या कहलाता है सर? स्वैप कहलाता है। और यहां पर ये भी ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी स्वैप कहलाता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन ही भी स्वैप कहलाता है। ध्यान रखिए, दो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है, स्पॉट प्लस फॉरवर्ड ये भी स्वैप कहलाता है, और फॉरवर्ड प्लस फॉरवर्ड ये भी स्वैप कहलाता है, याद रखें। ओके, क्या कहलाता है? स्वैप। What is the facility called where a correspondent bank automatically invests excess fund held overnight in a nostro account, allowing the treasury to earn nominal interest? तो ये कौन सी फैसिलिटी है जिसमें करस्पॉन्डेंट बैंक क्या करता है, जो भी एक्सेस फंड उसके पास होता है ओवरनाइट के लिए उसको ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, नोस्ट्रो अकाउंट में, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट कमा लिया जाए। तो ये क्या कहलाता है? इंटरबैंक लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्वीप फैसिलिटी, ईईएफसी ट्रांसफर। ये फंड स्वीप फैसिलिटी कहलाती है। आप बैंकों में भी अवेलेबल होता है। अगर कस्टमर चाहे तो अपने सेविंग अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल करवा दे, जो भी पैसा एक्स्ट्रा होगा वो एफडी बन जाता है, और जब चाहो तब निकाल भी सकते हो। दैट इज स्वीप फैसिलिटी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। व्हाट इज कॉल मनी इन इंटरबैंक मार्केट? कॉल मनी की डेफिनेशन पूछी है इन्होंने। फंड borrowed for 1 to 14 days,
A secure loan between bank and corporates. Overnight placement where borrowed fund must be repaid on next working day. या ओवरनाइट प्लेसमेंट है जहां बस जो भी फंड है उसको बारोड फंड को रिपे करना है सेम वर्किंग डे। सो सी होगा फ्रेंड्स, ओके, ओवरनाइट प्लेसमेंट और नेक्स्ट वर्किंग डे पे पैसे लौटाने होते हैं, दैट इज कॉल मनी। ठीक है, तीन तरीके की मनी होती है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी 1 डे के लिए ओवरनाइट होती है, नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन के लिए होती है, और टर्म मनी जो है 14 दिन से ज्यादा और अप टू 1 ईयर होती है, या इसी को कहीं कहीं पर 15 दिन से 1 ईयर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखें, पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। अंडर कॉल मनी मार्केट फंड्स आर ट्रांजेक्टेड ऑन एंड डॉट बेसिस, व्हेयर एज अंडर नोटिस मनी मार्केट द फंड्स आर ट्रांजेक्टेड फॉर पीरियड बिटवीन दिस एंड दिस। तो दो चीजें पूछ ली इन्होंने कि मनी मार्केट में जो फंड ट्रांजेक्ट किए जाते हैं वो इंट्राडे, ओवरनाइट, वीकली या मंथली बेसिस पर किए जाते हैं, और जो नोटिस मनी होती है उसका टाइम पीरियड होता है 2 से 14 दिन का। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा, है ना। कॉल मनी में ओवरनाइट प्लेसमेंट होता है और नोटिस मनी में 2 दिन से 14 दिन के बीच में किया जाता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट टर्म मनी इन इंटरबैंक मार्केट? आपको बताना है कि टर्म मनी के बारे में क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टर्म मनी के बारे में क्या सही है। फंड्स आर प्लेस्ड फॉर पीरियड एक्सीडिंग 14 डेज बट नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है फ्रेंड्स इन्होंने अलग अलग तरीके से, कि जो ट्रेजरी बिल होती है उसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है। कई बार पूछा कि इनमें से कौन सा मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, कई बार पूछा क्या मेच्योरिटी पीरियड होता है। तो ट्रेजरी बिल का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो क्या है? यस, तो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ये तीन ही डिनोमिनेशन मतलब मेच्योरिटी पीरियड के लिए आता है। हु आर द मेन पार्टिसिपेंट इन ट्रेजरी बिल ऑक्शन प्रोसेस? ट्रेजरी बिल का ऑक्शन जब होता है तो उसके मेन पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं? ओनली इंडिविजुअल्स और कारपोरेट इन्वेस्टर्स, बैंक और प्राइमरी डीलर, ओनली स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविडेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। तो मेन पार्टिसिपेंट ट्रेजरी बिल के होते हैं बैंक और प्राइमरी डीलर्स। कौन होते हैं सर? बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स। What happens if the maturity date of a treasury bill falls on holiday? क्या होगा अगर ट्रेजरी बिल की मेच्योरिटी डेट जो है छुट्टी वाले दिन पड़ जाए? तो ट्रेजरी बिल इट मेच्योर्स ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे,
It mature on previous working day at par. The maturity is extended by 7 days. The bill is automatically renewed. What will happen? Sorry. Yes, it will mature on previous working day. Okay, प्रीवियस वर्किंग डे पर मेच्योर कर दिया जाता है इसको, अगर मेच्योरिटी डेट पर छुट्टी पड़ रही है तो। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल आर हेल्ड इन व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे शेयर आप खरीदते हैं तो डीमैट अकाउंट में रखते हैं, उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल खरीदा जाए तो किस अकाउंट में आप रखेंगे? डीमैट में, एसजीएल में, नॉस्ट्रो में, स्क्रो में? यस, इट इज पुट इन द एसजीएल अकाउंट। कहां रखते हैं सर हम? एसजीएल अकाउंट में रखा जाता है। और एसजीएल जो है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है। क्या होता है सर? सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है। आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस फ्रेंड्स मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो चैप्टर है ना भाई, इसमें ना भर भर के क्वेश्चन मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए मैं बताता हूं मुझे आपको। देखो, इसमें एक तो आपका कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी है, दूसरा कैश मैनेजमेंट बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है अपने आप में हॉट टॉपिक्स हैं, सारे के सारे, कोई कमजोर नहीं अपने आप में, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठ ही जाएगा। ओके, सो मेक श्योर करिए कि ट्रेजरी प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 20 आप अच्छे से पढ़ के बैठे होंगे। तो व्हिच टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड इन द ओवर द काउंटर मार्केट एट ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, जो कि सेटल किया जाता है इंटरनेशनल करेंसी में, लेकिन फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, और इसको यूज किया जाता है हेज करने के लिए, एक्सपोजर को, हेजिंग, है ना। ये क्या कहलाता है? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक आर्बिट्रेज होता है, मैंने कई बार बताया होगा, आर्बिट्रेज होता है, एक हेजिंग होती है, हेजिंग, ठीक है, और एक होता है आपका स्पेकुलेशन, ठीक है, स्पेकुलेशन। ये तीनों टर्म याद रखें, कई बार क्वेश्चन जो है बन जाता है। आर्बिट्रेज का मतलब होता है एक जगह से उधार लेके दूसरी जगह पर उधार देना ताकि कमा सके, इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस होता है उसका फायदा उठाना आर्बिट्रेज कहता है। हेजिंग रिस्क को कम करने के लिए होता है, एक डील करी हुई है, अगर वो फेल हो जाए तो उससे बचने के लिए एक और डील कर लेना, हेजिंग कहलाता है। स्पेकुलेशन होता है कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होगा, उसका हम फायदा उठाएंगे। जैसे ट्रेडिंग जो होती है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है, इट्स लाइक दैट। ओके, ध्यान रखें। फिर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का कॉम्बिनेशन स्वैप कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में ये भी यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि अगर जो है दो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का कॉम्बिनेशन भी हो जाए, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? स्वैप कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये फैसिलिटी कहलाती है जहां करस्पॉन्डेंट बैंक जो होता है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देता है जो भी एक्सेस फंड उसके पास रहता है नॉस्टर अकाउंट में, जिससे ट्रेजरी जो है नॉमिनल इंटरेस्ट अर्न कर सकती है। तो ये फंड स्वीप फैसिलिटी कहलाती है। आप बैंक में है, बाकायदा नॉलेज होगा, जनरल लाइफ में स्वीप फैसिलिटी का आपको नॉलेज है, मुझे उम्मीद है। फिर कॉल मनी किसे कहते हैं? तो सर जो ओवरनाइट लोन लिया जाता है और उसको अगले वर्किंग डे पे रीपे कर देना होता है, उसे कॉल मनी कहते हैं। फिर आ जाता है आपका टर्म मनी। टर्म मनी 2 दिन से 14 दिन के लिए दी जाती है, 2 से 14 डेज के लिए दिया जाता है। और कॉल मनी में जो फंड्स हैं वो ट्रांजेक्ट किए जाते हैं ओवरनाइट बेसिस पर। किस पर किए जाते हैं? ओवरनाइट बेसिस पर किए जाते हैं। फिर है, इनमें से कौन सा सही है टर्म मनी के बारे में? तो सर जो टर्म मनी होती है वो 14 दिन से अधिक के लिए और लेस देन 1 ईयर, है ना, अप टू 1 ईयर या लेस देन अप टू 1 ईयर तक इसको उधारी पर चढ़ाया जाता है, तो वो टर्म मनी कहलाती है, ठीक है। तो हमारा हो गया पहला कॉल मनी 1 डे या इसी को ओवरनाइट कह देते हैं, नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन तक, और टर्म मनी 14 दिन से ज्यादा
एंड अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक होता है, ठीक है, या इसी को टर्म मनी को 15 दिन से लेकर 1 ईयर तक ये भी कह सकते हैं। याद रखें एग्जाम में इसकी लिमिट्स भी पूछी जाती हैं। टर्म मनी, कॉल मनी में कितना लोन लिया जा सकता है, 125% ऐसे करके जो होता है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अभी रिसेंटली रिवाइज भी हुआ है वो, ध्यान दीजिएगा। ओके, व्हाट आर द टिपिकल मैच्योरिटीज ऑफ ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की जाती है? तो ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी 91 डेज, 120 डेज एंड 364 डेज होती है। इन्हीं तीन मैच्योरिटी पीरियड के लिए ही लॉन्च होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तीन ही के लिए होता है, 91, 182 और 364। मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है ट्रेजरी बिल ऑक्शन प्रोसेस के? तो बैंक्स होते हैं और प्राइमरी डीलर होते हैं। बैंक्स होते हैं और प्राइमरी डीलर्स होते हैं। अगर जो है ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी डेट जो है छुट्टी वाले दिन हो, हॉलीडे वाले दिन, तो ये प्रीवियस वर्किंग डे पर मैच्योर हो जाती है। तो ट्रेजरी बिल क्या हो जाएगी? प्रीवियस वर्किंग डे पर मैच्योर हो जाती है। फिर है कि ट्रेजरी बिल जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बेचे जाते हैं उसको किस अकाउंट में होल्ड किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये एसजीएल अकाउंट में किया जाता है, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में मेंटेन जाता है। एसजीएल अकाउंट जो होते हैं फ्रेंड्स आपके, वो आरबीआई के साथ बैंक द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। तो जैसे आप शेयर खरीदते हैं तो उसको आप पहले फिजिकली शेयर मिलते थे, बाद में फिजिकल शेयर को डिजिटलाइज किया गया तो उसे डीमेटेरियलाइजेशन कहा गया। जेआईबी में बहुत पूछा जाता है कि फिजिकल शेयर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना डीमेटेरियलाइजेशन कहलाता है। डीमेटेरियलाइज जब कर दिया गया उसको, ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में उसे रखा जाना शुरू किया गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर टी बिल खरीदते हो तो उसको होल्ड करने के लिए एसजीएल अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एसजीएल अकाउंट, आपके सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होना चाहिए। व्हाई वर कैश मैनेजमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010? 2010 में, हाँ मिडल सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और डी आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, देन गो फॉर इट। कैश मैनेजमेंट बिल सीएमबी क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू मीट टेम्पोररी कैश फ्लो मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो टेम्पोररी कैश फ्लो का मिसमैच हो रहा था उसको मीट करने के लिए फ्रेंड्स इन्होंने सीएमबी इंट्रोड्यूस किया था, कैश मैनेजमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, सीएमबी को, ताकि जो कैश फ्लो का मिसमैच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको मीट किया जा सके। Which of the following is not a feature of CMB? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है इन्होंने, है ना। हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, करेक्ट है, सीएमबी वाला जो मैंने पूछा वो, और ये भी क्वेश्चन पिछले साल या उसके पिछले साल पूछा हुआ है। रोज लेट हो जाता था मैं क्लास स्टार्ट करने में, तो मैंने कहा कि आज मैं कंपनसेट करता हूँ, आज जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि रोज 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेट ही हो जाता था। सो आई मेड इट टुडे कि चलो ठीक है भाई। तो सीएमबी का फीचर कौन सा नहीं है? द बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू थ्रू ऑक्शन एज इन केस ऑफ ट्रेजरी बिल। जो सेटलमेंट है ऑक्शन का वो T+1 बेसिस पर होता है। जो टेनर है सीएमबी का वो लेस देन 91 डेज होता है। बिल्स आर नॉन ट्रेडेबल, जो ये आपके सीएमबी होते हैं नॉन ट्रेडेबल होते हैं, और क्वालिफाई फॉर रेडी फॉरवर्ड फैसिलिटी। तो आपको बताना है सर कि गड़बड़ कहां पे हो रखी है। सर मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 जो है मैंने 1 से 10 तक सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवाए हैं सर अभी। तो सर आपको बताना है कि गड़बड़ कहां पर है। तो बिल जो है सीएमबी डिस्काउंट पर इश्यू किए जाते हैं, ट्रेजरी बिल की तरह ऑक्शन किया जाता है, सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होता है। जो सीएमबी का टेनर है वो लेस देन 91 डेज होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके, ये अलग से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीएमबी का जो टेनर है वो 91 डेज से लेस होता है, ओके, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा है। बिल्स आर ट्रेडेबल होते हैं फ्रेंड्स, ओके, नॉन ट्रेडेबल नहीं होते, बिल्स आर ट्रेडेबल और क्वालिफाई करते हैं रेडी फॉरवर्ड फैसिलिटी के लिए। सो गड़बड़ यहां पर है। गड़बड़ कहां पर है सर? डी पर गड़बड़ हुई है, बाकी सारी बातें सही हैं। ध्यान रखिएगा, ये मतलब ये अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन है। ये
दीज आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस ऑन इटसेल्फ। हो सकता है इतना सारा कहानी ने पूछ करके आपसे यही पूछ ले कि जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है उसका टेनर क्या होता है, लेस देन 91 डेज होता है। व्हाट इज द मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड फॉर सीपी, कमर्शियल पेपर के लिए मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड क्या है? नागा सर वो सीपी के लिए है, कमर्शियल पेपर के लिए है जो आप कह रहे हैं, T+0 एंड T+1। ठीक है, तो ये मिनिमम 7 डेज के लिए कमर्शियल पेपर इशू होते हैं, मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, राइट? यही तो होता है, कमर्शियल पेपर मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं। ये भी ध्यान ही रखिएगा, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर होती है। कौन गवर्न करता है कमर्शियल पेपर के इशू, यानी कोई कंपनी, कोई बैंक, सॉरी बैंक नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी अगर कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है तो उस केस में इसकी गवर्नेंस कौन देखेगा? ये आरबीआई और फिम्डा द्वारा देखा जाता है सर, किसके द्वारा? आरबीआई एंड फिम्डा, FIMMDA। ओके, तो फिम्डा क्या होता है सर? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आरबीआई और फिम्डा द्वारा देखा था, फिम्डा का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कितनी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए अगर कमर्शियल पेपर इशू करना है तो? कारपोरेट की मिनिमम रेटिंग क्या होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग एज पर आरबीआई गाइडलाइन? मिनिमम क्रेडिट रेटिंग क्या होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कमर्शियल पेपर इशू करना? ये सर A3 होनी चाहिए मिनिमम रेटिंग। मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए सर? A3 होनी चाहिए। मशहूर सा क्वेश्चन है, मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ सीपी, कमर्शियल पेपर का मिनिमम डिनोमिनेशन क्या होता है? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, मिनिमम 5 लाख और देन मल्टीपल ऑफ 5 लाख होता है। ठीक है, और ध्यान रखें चाहे सीपी पूछे चाहे सीडी पूछे, दोनों के लिए सेम ही आंसर है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए भी, कमर्शियल पेपर के लिए भी, दोनों केसेस में फ्रेंड्स 5 लाख और उसके मल्टीपल में ही इशू किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत पालिएगा। ओके, क्या कह रहा हूं मैं? मिनिमम डिनोमिनेशन सीडी की भी 5 लाख ही है, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट दोनों की सेम ही है। ओके, ये है सर जो आप एक सर पूछ रहे थे सर कि ये सेटलमेंट जो साइकिल होता है, तो ये पूछ रहे थे आप। ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल सेटलमेंट साइकिल ऑफ ओवर द काउंटर कमर्शियल पेपर ट्रेड्स? अगर ओवर द काउंटर कमर्शियल पेपर का ट्रेड हो रहा है तो उस केस में जो आपका सेटलमेंट साइकिल है कमर्शियल पेपर का, वो क्या है? ठीक है, ये T+0 या T+1 होता है। अच्छा, अगर यहां पर मैं कमर्शियल पेपर की जगह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर दूं तब क्या होगा आंसर?
तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के सेटलमेंट की बात की जाए, सेम नहीं होता सर। देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीपीबी मैकेनिज्म से सेटल होते हैं। ध्यान देंगे, उसमें ऐसा सेटलमेंट साइकिल जैसी कोई बात नहीं है। सीडी जो है डीपीबी मैकेनिज्म से, यस चित्रलेखा करेक्ट है मैम आपका, डीपीबी मैकेनिज्म से सीडी सेटल होती हैं। इसे बोलते हैं डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। पेमेंट जब होगी तभी डिलीवरी दी जाएगी। ये होता है किसका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। डीपीबी मैकेनिज्म यूज होती है, ध्यान रखें। डीपीबी मैकेनिज्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। इसका अर्थ क्या है कि पैसे दोगे तभी डिलीवरी होगी। ठीक है, तुमने पैसे दिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिला, बात खत्म हो गई। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बता दिया है। ओके सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन्होंने ये पूछा था डीपीबी मैकेनिज्म होती क्या है। ठीक है, तो बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है फ्रेंड्स हमारा। 17 क्वेश्चंस वर टोटल देयर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से फटाफट। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आपने देखा भी होगा कि मजेदार क्वेश्चन रहे हैं और अच्छा भी लगता है इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो सीएमबी जो इंट्रोड्यूस किया गया था, कैश मैनेजमेंट बिल 2010 में, उसका उद्देश्य क्या था कि सरकार की जो टेम्पोररी कैश मिसमैच थी उसको फिल करने के लिए सीएमबी लाया गया है। ठीक है, फिर है कि इसमें से सीएमबी के बारे में कौन सा गलत है, तो ये नॉन ट्रेडेबल नहीं होते, ट्रेडेबल होते हैं। बाकी सारी चीजें सही कि जो सीएमबी है वो डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। सेटलमेंट जो है T+1 बेसिस पर होता है और सीएमबी का टेनर लेस देन 91 डेज होता है। ठीक है, 91 डेज होता है। और बिल्स ट्रेडेबल होते हैं, नॉन ट्रेडेबल नहीं होते फ्रेंड्स। ओके, द बिल्स आर ट्रेडेबल्स एंड क्वालिफाई फॉर रेडी फॉरवर्ड फैसिलिटी, रेपो, एमएसएफ, रिवर्स रेपो वगैरह के लिए। मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है कमर्शियल पेपर का, तो फ्रेंड्स मिनिमम 7 डेज होता है और मैक्सिमम 1 ईयर होता है। मिनिमम 7 डेज होता है और मैक्सिमम 1 ईयर होता है। कमर्शियल पेपर को इशू करने का जो गाइडलाइन है, गवर्नेंस है, वो किसके हक में है, आरबीआई और फिम्डा मिलकर के करते हैं। आरबीआई और फिम्डा दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, फिम्डा का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए रोज के ही अच्छे रहते हैं, लेकिन अब ये है कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा मजेदार हो जाते हैं, है ना। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए सर, तो मिनिमम A3 होनी चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइन। मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए कारपोरेट की, मिनिमम A3 होनी चाहिए क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, सीपी का डिनोमिनेशन 5 लाख है, इसके मल्टीपल में होता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का भी सीडी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एफडी होती है, एफडी के जैसा डिपॉजिट होता है, ये बैंक द्वारा इशू किया जाता है। और कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, कारपोरेट करते हैं। कौन इशू करते हैं सर, कारपोरेट करते हैं। कमर्शियल पेपर का जो ओटी सेटलमेंट साइकिल है कमर्शियल पेपर का, वो सर T+0 या T+1 है। ठीक है, और यहीं पर हमने जो है वो बात की थी, क्या नाम है, डीबीपी पे, है ना, डीबीपी मैकेनिज्म की भी बात यहीं पर करी हुई थी। ठीक, पढ़ाया हुआ है सर आपको बहुत अच्छे से, केस स्टडी तक करवाई हुई है, कहीं कोई कमी नहीं है, आप ये समझिए। ठीक है, अगर आपने पहले क्लासेस करी हैं देन यू नो बेटर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे स्कोर हैं सर आपके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो है अब क्लास सर मंडे को रिज्यूम होगी, एबीएम का एग्जाम हो जाएगा, हम अब अगली क्लास मंडे को करेंगे। ठीक है मैडम, मंडे। और चूंकि 14 को एग्जाम है तो हमारे पास 12-13 दिन है, और इस 12-13 दिन में हम कोशिश करी जाएगी कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी ज्यादा करवाऊं, यही उद्देश्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप क्लास चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं सर, थैंक यू सो मच। मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, एबीएम का एग्जाम खत्म होते ही ये आ जाएगा आपके पास। चलिए थैंक यू सो मच। बीएफएम का क्लास सर कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन मैं भी थोड़ा मटेरियल तैयार कर लूँ सर ना, बीएफएम का 2-3 दिन का मुझे समय मिलेगा तो मैं जरा सा न्यूमेरिकल वगैरह आपके लिए बना लूँ, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा सर ना। थ्योरी तो निपटाई जा सकती है, बट न्यूमेरिकल के सर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि आप लोग पूरा पढ़ के आते हैं और फिर जो है जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट सभी को। और जिनका एबीएम का एग्जाम है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बड़े आराम से बिल्कुल करेंगे सर, लंबी क्लासेस करेंगे, क्योंकि सिर्फ बीएफएम की क्लासेस होंगी अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते सिर्फ एबीएफएम की होंगी।
So that's why we will go for long hours.